सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी सारी चीजें आपकी क्लियर आउट नहीं है, यहाँ पे मैं एक एक चीज करके क्लियर करूंगी, और जितनी भी सारी चीजें आपकी क्लियर आउट नहीं है गाइज, प्लीज उसको नोट करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उस नोट किया हुआ चीज को रिविजन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इतना काम आपको करना है गाइज। और चलिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आपका बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंख की पुतली का आकार रेटिना के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आइरिस के द्वारा, या फिर ऑप्टिक नस के द्वारा, या फिर कॉर्निया के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख की पुतली का आकार जो है, ये आइरिस के द्वारा जो है इसे नियंत्रित किया जाता है। आइरिस क्या करता है गाइस? तो आइरिस का काम क्या होता है? ये क्या करता है? पुतली को फैलाने या फिर जो है सिकोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो ये क्या करती है गाइस? तो याद रखिएगा, ये जो करती है, ये पुतली को फैलाने फैलाने या सिकोड़ने का कार्य करती है, ठीक है? सिकोड़ने का कार्य करती है। ये कौन करती है गाइस? तो आइरिस करती है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्या करती है गाइस? तो याद रखिएगा, तेज रोशनी जब होती है, तेज रोशनी में पुतली को छोटा करने का काम कौन करती है? तेज रोशनी में पुतली को छोटा करती है, ताकि रोशनी जो है आंख के अंदर ज्यादा ना जाए, ठीक है? तो तेज रोशनी में पुतली को छोटा करती है, और ये कौन करती है? आइरिस छोटा करती है, ठीक है? और अगला पॉइंट लिखिएगा कि ज्यादा रोशनी में पुतली को, क्या देखिएगा, पुतली को यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे कम रोशनी होगा, ठीक है ना? तेज रोशनी तो मैंने लिखा ही है, कम, तेज या फिर ज्यादा। अब कम रोशनी में क्या करती है? पुतली को बड़ा करती है, ठीक है ना? तेज रोशनी में जो है ये पुतली को छोटा करती है, और कम रोशनी में पुतली को बड़ा करती है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आइरिस जो होता है गैस, याद रखिएगा, ये आंख का रंगीन हिस्सा होता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि आंख का रंगीन हिस्सा कौन सा होता है? तो आंख का रंगीन हिस्सा जो है, रंगीन हिस्सा होता है। यहाँ पे मैं जितना पॉइंट लिखा हूँ सब आइरिस के बारे में लिखा है, ठीक है ना? आंख का रंगीन हिस्सा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रख लीजिएगा, एक और पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो कि पूछा जाता है पुतली का आकार, ठीक है ना? पुतली का आकार कितना होता है? पुतली का आकार, ठीक है? तो गाइस पुतली का जो आकार होता है वो होता है 2 से 8 मिलीमीटर होता है, ठीक है? 2 से 8 मिलीमीटर होता है। लेकिन पूछा जाता है कि जब इसके जो आंख में जो है ये जाता है कि तेज रोशनी जाता है, तो ये क्या करती है? पुतली को छोटा कर देती है। तो याद रखिएगा कि ये क्या करती है? तो 2 से 4 मिलीमीटर तक क्या क्या करता है? सिक्योर जाता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, पुतली जो है 2 से 4 तक मिलीमीटर तक सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखा रही हूँ तेज रोशनी या ज्यादा रोशनी, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखी होगी, यहाँ पे जब छोटा करेगा तो ये सिकुड़ता है, और बड़ा करेगा यानी कि ये फैलता है। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा, यहाँ पे मुझे लिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो 2 से जब सिकुड़ेगा तो कितना, 2 से 4 मिलीमीटर तक सिकुड़ जाता है, ठीक है? और जब कम रोशनी पड़ती है तो ये पुतली को फैलाता है। तो कितना फैलाता है guys? तो याद रखिएगा, ये दो से सॉरी 4 से 8 मिलीमीटर तक क्या करता है? फैलाता है। तो यहाँ पे जो है आकार भी मैं बता दी, सिकुड़ने पे कितना सिकुड़ता है ये भी याद रखिएगा, और फैलाने पे ये कितना फैलाता है ये भी याद रखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया, आपको पुतली और आइरिस के बारे में मैं समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो है कॉर्निया के बारे में बात करेंगे। तो कॉर्निया क्या करती है गाइस?
प्रकाश को रेटिना पे केंद्रित करने में ये मदद करता है, ठीक है ना। तो ये कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया करता है प्रकाश को रेटिना पे, ठीक है ना, रेटिना पर केंद्रित केंद्रित करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है गाइस, तो ये होता है कॉर्निया का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक आपका है ऑप्टिक नस। ऑप्टिक नस क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ऑप्टिक नस का काम होता है जो मतलब दृष्टि को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा दृष्टि को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, दृष्टि को मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश को रेटिना पे केंद्रित करने में कौन मदद करता है, या दृष्टि को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है। ये जितना भी पॉइंट लिखाई हूँ सारे आपके एग्जाम में पूछे गए, एक एक पॉइंट, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो नहीं पूछा गया हो, ठीक है। इसके अलावा रेटिना से बात कर लेते गए, तो रेटिना के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो रेटिना के बारे में आपको याद रखना है कि इसका काम क्या होता है। इसमें दो कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसमें कौन कोशिकाएं होती है, एक होती है शंकु, शंकु और क्षर कोशिकाएं होती है, ठीक है, शंकु और क्षर कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो इसमें दो कोशिकाएं होती है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। तो ये जो रेटिना में दो कोशिकाएं होती है, तो शंकु कोशिका जो होती है गाइस, इसका काम क्या होता है, शंकु कोशिका जो है रंग को पहचानने में मदद करती है, और जो क्षर कोशिका होती है ये कम रोशनी में देखने में मदद करती है, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना होगा इसके बारे में, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्वारा कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए थे, तो कितने कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, 10 कीर्ति चक्र, 8 कीर्ति चक्र, 4 कीर्ति चक्र या फिर 6 कीर्ति चक्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 कीर्ति चक्र प्रदान किया गया था, जिसमें 4 चक्र जो थे, 4 कीर्ति चक्र जो थे ये मरणोपरांत थे, 4 कीर्ति चक्र जो थे याद रखिएगा मरणोपरांत थे, मरणोपरांत, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि कितने कीर्ति चक्र है जो मरणोपरांत है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कीर्ति चक्र के बारे में बात करेंगे कि ये कौन से इसमें दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये दिया जाता है शांति, ये जो पुरस्कार है ये शांतिकालीन में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में, शांतिकालीन, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, ठीक है, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा शांति काल में दिया जाने वाला जो है कीर्ति चक्र जो है याद रखिएगा ये जो है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, पुरस्कार है, ठीक है। तो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो पहला पे कौन है, पहले पे आता है, पहले नंबर पे आता है आपका अशोक चक्र, अशोक चक्र आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे आता है कीर्ति चक्र, और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे आता है शौर्य चक्र। तो अगर आपसे शांतिकालीन में पूछा जाए तो याद रखिएगा अशोक चक्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पे शौर्य चक्र। 6 कीर्ति चक्र जो दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा गाइस, ये जो है कौन कौन किनको किनको मिला है ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा किनको किनको मिला है। तो पहला नाम आपको याद रखना है, जो 6 लोगों को मिला है मैं उनके नाम लिखवा रही हूँ, ठीक है ना, जिसमें से जो मरणोपरांत होंगे मैं वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा 6 में जो है आपको याद रखना है कर्नल मनप्रीत सिंह, कर्नल मनप्रीत, पहला नाम जो है ये कर्नल मनप्रीत सिंह का है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा नाम किनका है, दूसरा नाम है ये जो है राइफलमैन थे रवि कुमार, रवि कुमार, ठीक है, रवि कुमार।
राइफलमैन थे। इसके अलावा जो है तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा ये नायर दिलवर खान, ठीक है ना, नायर दिलवर खान। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और किनको मिला है, तीन लोग हो गए। इसके अलावा है मेजर मंजीत, मेजर मंजीत, मल्लाराम गोपाल नायडू अगला नाम याद रखिएगा, मल्लाराम गोपाल नायडू, गोपाल नायडू, इनको मिला है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगला नाम आपको याद रखना, और किनका याद रखना, हिमायू मुजम्मिल भट्ट को, ठीक है, हिमायू मुजम्मिल भट्ट, मुजम्मिल भट्ट को। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है बाकी ये जो चार है इनको मरणोपरांत मिला है, और जो ये जो इनको मिला है इनको जीवित मिला है, ठीक है ना, जीवित, इनको ये पुरस्कार जीवित में रहते हुए मिला और इनको भी मिला है। तो दो लोग किनको जीवित मिला है, बाकी चार लोग कौन से मरणोपरांत हो गए, यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और 2025 में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में तीन शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारतीय उद्देशिका में तीन शब्द जोड़े गए थे कौन से संशोधन के द्वारा, 72वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें गाइस, तो यह देखिएगा ये संशोधन जो हुआ था भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1976 में, 1976 में ये संशोधन हुआ था, जिसमें याद रखिएगा इसमें जो है उद्देशिका में इसमें संशोधन किया गया था, तो तीन शब्द जोड़े गए थे। 1976 में ये संशोधन हुआ था, जिसमें कितने शब्द जोड़े गए थे गाइस, तो याद रखिएगा तीन शब्द जोड़े गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा तीन शब्द जोड़े गए, तो कौन कौन से तीन शब्द जोड़े गए हैं। तो पहला हो गया गाइस, याद रखिएगा पहला हो गया समाजवादी, समाजवादी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा शब्द था, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कौन सा था, तीसरा था राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता। तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, उद्देशिका में। और उद्देशिका में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। पूछा जाता है कि जब उद्देशिका में संशोधन हुआ था तो उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थी, जब संशोधन हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थी। तो 1976 की अगर मैं बात करूँ तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और याद रखिएगा इस समय जो है कौन सी अवधि चल रही थी, तो इस समय अगर मैं बात करूँ कि कौन सी अवधि, तो इस समय जो है आपातकाल अवधि चल रही थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सी अवधि चल रही थी, आपातकाल, आपातकाल अवधि के दौरान ये लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, संशोधन को क्या कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान, लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको 72वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 72वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये जो है 72वां संविधान संशोधन किससे था, तो ये जो है 72वां संविधान संशोधन जो था ये त्रिपुरा की विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों के आरक्षण के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए था, त्रिपुरा में, त्रिपुरा विधानसभा, त्रिपुरा विधानसभा में
अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों सीटों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, सीटों के आरक्षण से। तो ये हो गया आपका 72वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा गाइस बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में, 1978 में जो है ये जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है इसमें जो है आपातकालीन जो प्रबंध थे गाइस, उसमें संशोधन वगैरह किया गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है संपत्ति के अधिकार को इसी संशोधन के द्वारा हटाया गया। संपत्ति संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। मौलिक अधिकार से हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत गए? तो याद रखिएगा, ये हटाया गया था आपके 44वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद जो है एक आपका बचता है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था गाइस? तो ये हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था, जो कि आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गोलकुंडा किला डैश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो गोलकुंडा किला जो है ये किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था गाइस? तो आपके ऑप्शन है होयसल वंश के शासनकाल के दौरान, सातवाहन वंश के शासनकाल के दौरान, कुतुबशाही वंश के शासनकाल के दौरान, या फिर विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबशाही वंश के दौरान जो है गोलकुंडा किला का निर्माण हुआ था। गोलकुंडा किला का निर्माण जो है याद रखिएगा कुतुबशाही वंश ने कब करवाया था? तो याद रखिएगा इन्होंने कुतुबशाही ने गोलकुंडा किला का निर्माण जो है लगभग 16वीं शताब्दी में, ठीक है। इससे पहले जो करवाया था वो किसने? पहले निर्माण इसका करवाया था काकतीय वंश ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है गोलकुंडा किला का जो है एक और याद रखिएगा, गोलकुंडा किला का पहले निर्माण किसने करवाया था? लेकिन पहले सिर्फ इसने नींव रखी थी, ठीक है ना। नींव किसने रखी थी? काकतीय वंश ने, काकतीय वंश ने, ठीक है। बाद में जो है कुतुबशाही ने जो है इसे बहुत बड़ा दुर्ग टीला के रूप में बनाया 16वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो बना हुआ है, तो इसकी जो है गोलकुंडा किला की जो है ये ऊंचाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 120 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 120 मीटर, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो बना हुआ है गोलकुंडा का किला किससे बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है गाइस? तो याद रखिएगा गोलकुंडा का किला बना हुआ है ग्रेनाइट पहाड़ी पर बना है, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पहाड़ी, पहाड़ी पर बना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसकी जो है यहाँ पे याद रखिएगा 10 किलोमीटर की जो लंबी जो है इसकी बाहरी दीवार है, ठीक है ना। गोलकुंडा किला की जो है याद रखिएगा 10 किलोमीटर लंबी, 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा गोलकुंडा का किला आपको कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है आपके कौन से राज्य में है गाइस? तो याद रखिएगा गोलकुंडा का किला जो है ये आपके तेलंगाना में है, तेलंगाना। और ये कहाँ पे स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। तो ये हो गया गोलकुंडा किला के बारे में। और इसके बाद जो है आप याद रखिएगा गाइस कि कुतुबशाही वंश की जो है ये राजधानी भी थी, ठीक है ना। तो ये राजधानी थी, तो कब से लेकर कब तक ये राजधानी थी गोलकुंडा गाइस? तो याद रखिएगा इन लोगों की राजधानी थी गोलकुंडा 1518 से लेकर जो है ये 1687 तक जो है राजधानी थी, 1518 से
1687 तक। गोलकुंडा क्या थी, राजधानी थी। गोलकुंडा राजधानी थी, ठीक है। तो ये हो गया कुतुबशाही वंश की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कि ये जो है कुतुबशाही वंश की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसके जो है संस्थापक कौन है, संस्थापक, ठीक है। तो याद रखिएगा कुतुबशाही वंश के संस्थापक जो है ये है, उनका नाम है सुल्तान कुली कुतुब शाह। सुल्तान कुली कुतुब शाह, ये संस्थापक है, ठीक है। और इन्होंने जो है इसके इस वंश की स्थापना कब की थी गाइस, तो इस वंश की स्थापना जो है स्थापना की थी गाइस, याद रखिएगा 1518 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इन्होंने और कौन कौन सी चीज का निर्माण करवाया था इस वंश ने। तो जो चार मीनार आप हैदराबाद में देखते हैं गाइस, याद रखिएगा चार मीनार का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। चार मीनार हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये हो गया गोलकुंडा किला हो गया, गोलकुंडा किला, ठीक है। और इसके अलावा जो और कौन सा हो गया, कुतुब शाही मकबरा, कुतुब शाही मकबरा। अब कुतुब शाही मकबरा से लोगों को क्या लगता है गाइस कि ये जो कुतुब शाही मकबरा है, लोगों को लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, लेकिन नहीं, कुतुब शाही मकबरा जो है इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि गोवा खदान झारखंड के किस खनिज से संबंधित है। तो गोवा खदान लौह से संबंधित है, बॉक्साइट से, जस्ता से, या फिर कोयला से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो गोवा खदान जो है ये झारखंड के जो है लौह से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो गोवा खदान जो है ये आपके जो है झारखंड के कौन से राज्य में है गाइस, कौन से जिले में है गाइस। तो याद रखिएगा ये है आपके शिवभूमि जिला में, शिवभूमि जिला में, ठीक है। इसके अलावा जो है लॉ एस के बारे में याद रखिएगा गाइस कि ये जो है देश का जो है कुल भंडार का कितना परसेंट झारखंड में है। तो याद रखिएगा देश के कुल भंडार का, देश के कुल भंडार का 37% जो है, 37% जो है ये कहाँ लॉ एस का, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपका लॉ एयर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि लॉ एयर्स जो है ये किससे प्राप्त होता है झारखंड में। तो याद रखिएगा ये लॉ एयर्स में जो है हेमेटाइट लॉ एयर्स जो है ये झारखंड में पाया जाता है। कौन सा है, हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट लॉ एयर्स पाया जाता है, हेमेटाइट लॉ एयर्स पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये जो खदान जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये तो याद रखिएगा यह खदान जो है सेल के अंतर्गत आता है, ये खदान सेल के अंतर्गत आता है, सेल के अंतर्गत आता है। सेल कौन सा हो गया गाइस, सेल आपका हो गया जो हो गया आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसी के अंतर्गत ही आता है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लौह के लिए तो गोवा का खदान जो है ये आप याद रखिएगा झारखंड में जो है लौह के लिए गोवा का खदान सबसे ज्यादा जो है ये संबंधित है। इसके अलावा और कौन कौन सा खदान हो गया गाइस, तो याद रखिएगा नोवा मुंडी, नोवा मुंडी भी जो है ये भी जो है आपके लौह से संबंधित है, ठीक है, नोवा मुंडी हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा किरू बरू हो गया, किरी बरू हो गया, ठीक है ना, किरी बरू,
खीरी बरू, खीरी बरू खदान ये सब आपका झारखंड में ही है, ठीक है, जो कि किसके लिए, लोयस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो झारखंड में आप याद रखिएगा कि जो कोयला जो है, ये जो है कितना परसेंट उत्पादन करता है, तो झारखंड जो है कोयला का 33% उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा झारखंड देश के कुल उत्पादन का, देश के कुल उत्पादन का 33%, ठीक है ना, 33% उत्पादन करता है, ठीक है, 33% कोयला का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा, और जो है ये जो है तीसरे नंबर पे करता है तांबा का उत्पादन, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जब ये बात की हो, तो याद रखिएगा कि झारखंड में जो है कोयला के खदान कौन कौन सी हो गई। तो झारखंड में कोयला का खदान हो गया आपका जो है झरिया, ये झारखंड का झरिया जो है ये कोयला के खदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बोकारो, ये कोयला के खदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रामगढ़, ये सब जो है कोयला के खदान के लिए, यहाँ ये जो है कोयला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये सारा जगह, ठीक है, झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एकमात्र अधातु है जिसे क्षार धातुओं के साथ रखा जाता है। तो कौन सा एक अधातु है जिसे क्षार धातुओं के साथ रखा जाता है, तो सल्फर को, हाइड्रोजन को, कार्बन को, या फिर नाइट्रोजन को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन को रखा जाता है। हाइड्रोजन जो है ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है ये आपके कौन से इसमें आता है, तो ये याद रखिएगा, ये आता है आपके आवर्त सारणी, आवर्त सारणी समूह जो है आपके जो है 1 में आता है, ठीक है ना। आवर्त सारणी समूह 1 में आता है, ठीक है, 1 में आता है। और याद रखिएगा ये एकमात्र धातु है जो क्षार धातु में आता है, ठीक है ना। सभी क्षार धातु जो है ये जितनी भी होती है सब धातु होती है, अधातु नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन ही है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की गैस, तो याद रखिएगा ये क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो होती है गाइस वो क्षार धातु जैसी होती है, ठीक है, याद रखिएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी होती है, संरचना क्षार धातु जैसी होती है, ठीक है, क्षार धातु, क्षार धातु जैसी होती है, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा इसके जो है बाहरी कक्षा में जो हाइड्रोजन के जो है याद रखिएगा बाहरी कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा इसके बाहरी कक्ष में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका कौन कौन सा जो है अल्कलाई मेटल यानी कि क्षार धातु में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही है जो आपका एक अधातु है जो कि क्षार धातु में आता है, बाकी सभी आपके जो है, तो क्षार धातु में जो जितने भी आते हैं गाइस वो आपके कौन से, तो याद रखिएगा क्षार धातु जो है ये आपके समूह यानी कि ग्रुप 1 में आते हैं। जितने भी ग्रुप 1 में आएंगे वो सभी आपके क्षार धातु होंगे। तो ग्रुप 1 में आपका कौन कौन सा आता है गाइस, तो ग्रुप 1 में जो वो आपका आता है तो आपको याद रखना है उसका नाम लिथियम। लिथियम जो है ये भी आपके जो है आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के समूह 1 में आता है, ग्रुप 1 में आता है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है सोडियम हो गया, ये भी आपके क्षार धातु यानी कि ग्रुप 1 में आता है जो कि क्षार धातु हुआ। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है पोटेशियम, पोटेशियम ये भी क्षार धातु है। इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, रुबीडियम, रुबीडियम ये भी आपका एक क्षार धातु है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है सीजियम, सीजियम ये भी आपका क्षार धातु है। और एक और याद रखिएगा आपको याद रखना है फ्रेंसियम, क्योंकि ना कभी कभी बोल देता है कि कौन सा है जो आपका ग्रुप 1 समूह 1 में आता है या समूह 17 में आता है या समूह 2 में आता है। तो इस टाइप के प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो याद रखिएगा जो आपके ग्रुप 1 में इतने सारे तत्व आते हैं और ये सभी तत्व जो है ये क्षार धातु है, सिर्फ एक जो आपका एक जो आपका अधातु है वो आपका हाइड्रोजन है जो कि आपका जो आता है इसमें आवर्त सारणी के समूह 1 में
जो कि क्षार धातु में आता है, ठीक है ना। बाकी ये जितने भी आपके धातु हैं ये सभी आपके समूह एक में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आप एक चीज और याद रखिएगा, लिथियम जो होता है ये आपका सबसे हल्का धातु होता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि लिथियम सबसे हल्का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता वाला भूकंप 4.0 तीव्रता वाले भूकंप से कितना गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बताइए कि जो है 4 तीव्रता वाला भूकंप जो है 4.0 तीव्रता वाले भूकंप से कितना गुना अधिक होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 2 गुना अधिक होगा, ऑप्शन बी 5 गुना अधिक होगा, ऑप्शन सी 10 गुना अधिक होगा, या ऑप्शन डी 20 गुना अधिक होगा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 गुना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्टर पैमाने के बारे में। रिक्टर पैमाना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्टर पैमाने की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किस थी गाइज, याद रखिएगा, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने, ठीक है। और इसने कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1935 में। कब की थी, 1935 में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना गाइस कि ये जो है इसका उपयोग किया जाता है रिक्टर पैमाने का किस लिए गाइस, तो याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखिएगा कि जो ये जो है मैंने आपको बोला था कि 10 गुना बढ़ता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जो है आपको याद रखना है कि हर एक अंक की वृद्धि पे जो है भूकंप की तीव्रता कितनी बढ़ती है। हर एक अंक की वृद्धि पर, हर एक अंक की वृद्धि पर भूकंप की तीव्रता, ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती है, ठीक है, 10 गुना बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे रिक्टर स्केल और जो है सिस्मोग्राफ, ये दोनों में समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका रिक्टर स्केल है जो मैं समझा चुकी हूँ कि इसमें जो है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, यानी कि अगर एक अंक इसका बढ़ेगा रिक्टर स्केल पे, एक अंक भी बढ़ेगा, तो हर एक अंक की अर्जी पे जो है याद रखिएगा इसका जो है भूकंप की तीव्रता कितना बढ़ती है, 10 गुना बढ़ती है। एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है सिस्मोग्राफ। इसका उपयोग किस में किया जाता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ में का जो उपयोग किया जाता है, ये जो है भूकंप के दौरान जो कंपन जो उत्पन्न होता है ना, ये तीव्रता होता है और ये कंपन को मापने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग किस कब किया जाता है, भूकंप भूकंप के दौरान उत्पन्न कंपन को मापने के लिए, कंपन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है गाइस, सिस्मोग्राफ का किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा अगर ये जो है यहाँ पे अगर रिक्टर स्केल पे, यहाँ पे रिक्टर स्केल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, रिक्टर स्केल की मैं बात कर रही हूँ, रिक्टर स्केल की, ठीक है। तो रिक्टर स्केल पे जो है अगर जो है ये भूकंप आपका कितना आता है, 2.0 से कम आ जाता है, ठीक है। 2.0 से अगर कम रहेगा तो क्या होगा, 2.0 से कम रहेगा तो ये महसूस नहीं होता है। पूछा जाता है कि कितना पे महसूस नहीं होता है, कितना पे होता है, ये भी पूछा जाता है। महसूस नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो याद रखिएगा, दूसरा आपको याद रखना है कि 4.0 से लेकर 4.9 तक, ठीक है ना, इसमें जो है हल्का कंपन होता है। इसमें कैसा कंपन होता है, हल्का हल्का कंपन होता है, ठीक है। और 8+ जो जाता है गाइस, याद रखिएगा वो मतलब कि बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है गाइस, तो आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो होता है जो मतलब कि प्रोसेस की गई जानकारी को जो है आपको देता है, प्रस्तुत करता है, वो होता है आपका आउटपुट होता है। अब आउटपुट आपका कौन कौन से डिवाइस ऐसे हैं जो आउटपुट में आते हैं? बहुत बहुत बार, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी सिर्फ ग्रुप डी वाले नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप, देखेंगे तो कंप्यूटर से इस टाइप के प्रश्न रहते ही रहते हैं उनके में, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट इनपुट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहता है। तो यहाँ पे जैसे मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, तो और ऐसा कौन कौन सा है जो आपका आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हेडफोन, हेडफोन भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लॉटर, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पीकर हो गया, स्पीकर, स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा एलईडी जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले, डिस्प्ले बोर्ड, ये भी आपका जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गाइस इनपुट डिवाइस के बारे में। तो और कौन कौन सा डिवाइस है जो आपका इनपुट है? तो याद रखिएगा जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ माउस, माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्कैनर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया guys? तो जो आपका जो ये होता है ग्राफिक टैबलेट होता है, ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रख लीजिएगा आपका कौन सा हो गया गाइस? तो एक पूछा गया था आपके एग्जाम में टच स्क्रीन, टच स्क्रीन पूछा गया था कि ये आउटपुट है कि इनपुट है? तो याद रखिएगा ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे स्टोरेज डिवाइस की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरेज डिवाइस में आपका मेमोरी कार्ड हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका और कौन सा हो गया? सीडी वगैरह हो गया। तो ये सब स्टोरेज डिवाइस में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी को, हुगली नदी को, भगीरथी नदी को, या फिर दामोदर नदी को। तो गाइस याद रखिएगा बंगाल का शोक जो कहा जाता है ये कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी का अगर मैं बात करूं कि इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इसका उद्गम याद रखिएगा। तो दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से ये आपका उद्गम होता है। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये आपके कौन कौन से राज्य से बहती है? तो ये झारखंड, झारखंड, और याद रखिएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। इसके अलावा जो है दामोदर नदी की अगर लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है? तो ये आपको याद रखना है कि दामोदर नदी की लंबाई है 592 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा जो है बहुत बड़ी दामोदर नदी से इसके सहायक नदियों से बहुत प्रश्न रहे हैं, ठीक है ना। तो सहायक नदियां के नाम ये रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सहायक नदियां, तो दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई गाइस? तो याद रखिएगा दामोदर नदी की सहायक नदियां में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बराकर नदी, ये दामोदर की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कोनार नदी, ये भी दामोदर की सहायक नदियां है, कोनार नदी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा बोकारो नदी, बोकारो नदी, ये भी दामोदर की सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा आपको याद रखिएगा ये नुनिया नदी, नुनिया नदी, ये भी इसकी सहायक नदी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दामोदर नदी पर आपका कौन कौन सा बांध है गाइस? तो याद रखिएगा दामोदर नदी पर है जो है आपका कोनार बांध, कोनार बांध जो है ये आपका कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है।
इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया, मैथन बांध। मैथन बांध ये भी आपका जो है दामोदर नदी पर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, तिलैया बांध। तिलैया, तिलैया बांध, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे जो है जब मैंने आपको ये बता चुकी हूँ कि झारखंड में ही आपका जो है कोयला का सबसे बड़ा खदान है, जैसे झारखंड का झरिया वगैरह, रानीगंज वगैरह हो गया, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि ये दामोदर नदी के पास ही, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, जिसे खनिज का भंडार कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो अलमाटी बांध जो है ये आपकी गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, या फिर कृष्णा नदी पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है अलमाटी बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध की सबसे पहले अलमाटी बांध के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कृष्णा बांध नदी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये आपके कौन से राज्य में अलमाटी बांध, तो याद रखिएगा अलमाटी बांध आपके कर्नाटक में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये आपके बोला ही गया कि कर्नाटक के कौन सी नदी पर है, तो कर्नाटक की कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है ये कब पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका था, यानी कि निर्माण जो इसका पूर्ण हुआ था कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका निर्माण पूरी तरीके से ये बन के हुआ था 2005 में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, अलमाटी बांध की ऊंचाई, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 524 फीट, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इसका विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, विद्युत उत्पादन क्षमता, ठीक है। तो इसका विद्युत उत्पादन क्षमता है 290 मेगावाट, मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपका जो है ये आपका बांध से रिलेटेड जो यहाँ पे जो पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिया है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं जो। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस, तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी से, ठीक है। तो कृष्णा नदी की अगर हम उद्गम की बात करें कि कृष्णा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका उद्गम कहाँ होता है, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है गाइस, याद रखिएगा इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है गाइस, तो याद रखिएगा ये तो महाराष्ट्र से इसका उद्गम ही होता है, तो ये महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। महाराष्ट्र से बहती हुई ये जाती है कहाँ, कर्नाटक जाती है, फिर कर्नाटक से बहती हुई ये कहाँ जाती है, तेलंगाना, और तेलंगाना से बहती हुई आंध्र प्रदेश, और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 4 राज्यों से बहती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको इतना पॉइंट ही याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से बहती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य से बहती है ये मैं आपको बता दी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। तो सबसे अधिक जनजातियां ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो सबसे अधिक कौन कौन से राज्य में पाई जाती है पहले मैं वो लिखती हूँ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपका आता है ओडिशा में, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपका ओडिशा आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका चौथे नंबर पे गुजरात आता है, गुजरात, राजस्थान, और फिर याद रखिएगा और कौन सा आता है, झारखंड आता है, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश में जो है ये कितना परसेंट है यहाँ की सबसे जनजाति है गाइस? तो याद रखिएगा 14.7% जो है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, 14.7। ओडिशा की अगर मैं बात करूँ तो ओडिशा में है 9.2% यहाँ जो है पाई जाती है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में है 8.9% पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर गुजरात की बात करें गाइस तो गुजरात में जो है 8.5%, ठीक है। और जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कितनी है 8.2%। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में है 8.3%। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो पाई जाती है गाइस, जो आपकी जो कौन सी जनजाति है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो कि ये मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है वो मैं बता देती हूँ। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है आपका जो कौन सी जनजाति, भील जनजाति। भील जनजाति की अगर मैं बात करूँ, भील जनजाति, तो भील जनजाति सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती है, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है ना। भील जनजाति जो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उसके बाद जो है और कौन सी जनजाति पाई जाती है? और जो है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। तो याद रखिएगा ये जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ तो और मध्य प्रदेश में ये दो जनजाति तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी जनजाति? तो बैगा जनजाति यहाँ पाई जाती है, ठीक है, बैगा जनजाति हो गई। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सी होगी, सहरिया जनजाति हो गई, सहरिया, ठीक है। इसके अलावा अगर याद रखिएगा तो कोरकू, कोरकू, ठीक है। तो ये सारी जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ पे जो हम थोड़ा सा बात करेंगे ओडिशा, ओडिशा की जो है याद रखिएगा, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में कौन कौन सी जनजाति जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो कोंद, ये जो है याद रखिएगा ओडिशा की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। याद रखिएगा कोंद जो है ये जो है ओडिशा की सबसे बड़ी जनजाति, ओडिशा की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है कोंड। इसके अलावा और कौन कौन सा पाया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा कोंड हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है और जो हो गया आपका बोंडा, बोंडा हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा लांजिया, लांजिया जनजाति हो गई, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा जुआंग, ये जनजाति जो है ये आपके ओडिशा में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाइस, तो याद रखिएगा नागालैंड, तो चांग जनजाति, चांग जनजाति कहाँ पाई जाती है गाइस? तो याद रखिएगा चांग जनजाति जो है ये नागालैंड में पाई जाती है। आओ जनजाति जो है ये नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया, लोथा जनजाति, लोथा जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया, कोन्याक, कोन्याक जनजाति, ये आपके नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है? तो ओजोन परत जो है ये 7 से 100 मीटर की ऊंचाई पर होती है, 0 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 150 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पे, या फिर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की जो है ये पृथ्वी से लगभग जो है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। अब ओजोन परत का काम क्या क्या होता है इसके बारे में हम सारे पॉइंट को देखेंगे। तो ओजोन परत जो है याद रखिएगा पारा बैगनी किरणों से बचाती है, पारा बैगनी किरणों से बचाती है, बचाती है, जिसे हम यूवी रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ, पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है गाइस? तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कहाँ होती है, ओजोन परत समताप
समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ओजोन परत जो है ये क्या करती है गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है ये पृथ्वी पर जो है याद रखिएगा जो त्वचा कैंसर होता है ये कैंसर से बचाती है, नेत्र रोग से बचाती है ओजोन परत, ठीक है। तो याद रखिएगा ये त्वचा कैंसर से, त्वचा त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर और नेत्र रोग से बचाती है, नेत्र रोग से बचाती है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे जीवन की छतरी भी कहा जाता है, ठीक है। जीवन की छतरी भी कहा जाता है, जीवन की छतरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा ओजोन परत के बारे में, कि याद रखिएगा कि जो ओजोन परत जो है ये इसकी जो है अधिकतम ओजोन सांद्रता जो होती है वो कितनी होती है, ओजोन सांद्रता, सांद्रता, ठीक है। तो ये जो है कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, तो ये ओजोन सांद्रता जो है याद रखिएगा 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख भाग डैश है। तो बायोगैस का प्रमुख भाग क्या है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोगैस का जो प्रमुख भाग है वो है आपका मीथेन है। सबसे ज्यादा प्रमुख भाग कौन सा है, मीथेन है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है बायोगैस जो होता है ये होता क्या है। तो बायोगैस की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है ना। ये जो है आपका जो है इसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे गोबर गैस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बायोगैस जो है ये उत्पन्न कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा बायोगैस जैसे कि आपको याद रखना है गोबर के या फिर रसोई का कचरा जो है इससे जो है ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा गोबर, इसके बाद याद रखिएगा रसोई का कचरा, रसोई रसोई का कचरा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है पौधों के अवशेष, पौधों के अवशेष, अवशेष से क्या होता है, अवशेष से क्या होता है गाइस, याद रखिएगा अवशेष से उत्पन्न होता है, ठीक है। पौधों के अवशेष से ये उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो सबसे ज्यादा जो है ये किसमें होता है, सबसे ज्यादा बायोगैस जो पाई जाती है मीथेन में। मीथेन में जो है कितना प्रतिशत होता है गैस, तो याद रखिएगा 50 से लेकर 70% जो है ये मीथेन में होता है। और याद रखिएगा ये ज्वलनशील गैस होता है, ठीक है ना। मीथेन जो है ये आपको ध्यान रखना है ज्वलनशील, ज्वलनशील गैस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एक बायोगैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 से 50% होता है। लेकिन ये जो है याद रखिएगा गैर ज्वलनशील होता है, ठीक है ना, गैर ज्वलनशील, ठीक है। इसके अलावा और आपका मीथेन गैस में अब आपका कौन सा, हाइड्रोजन भी आपका मीथेन गैस है। हाइड्रोजन जो है ये कितना होता है 1% होता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी आपका बायोगैस है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन भी आपका बायोगैस है, मीथेन गैस बोल रही थी, ठीक है ना, बायोगैस है। अब यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ मीथेन गैस का जो है उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग भी लिख लीजिएगा गाइस। इसका उपयोग होता है खाना पकाने में। बायोगैस का उपयोग कहाँ होता है, खाना पकाने में। इसके अलावा जो है दूसरा याद रखिएगा बिजली उत्पादन में, बिजली उत्पादन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है।
तो 1973 में, ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर कितनी की है? 545, 560, 555 या फिर 550। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 545 कर दी गई है। जब ये 525 से बढ़ाकर 545 की है तो ऑब्वियस सी बात है ये संशोधन हुआ होगा। तो याद रखिएगा कौन सा संशोधन हुआ था? तो याद रखिएगा 31वां संविधान संशोधन हुआ था। 31वां संविधान 31वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, संशोधन हुआ था, जो कि आपका 1973 में हुआ था, जिसमें जो है लोकसभा की सीट इसमें बढ़ाई गई थी। तो 31वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसमें जो है 545 की गई थी, जिसमें से 545 में जो है ये आपको याद रखना है कि जो है 543 सदस्य जो है ये किसके जनता द्वारा चुने जाते हैं? सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जो 2 सदस्य थे आपने पढ़ा होगा, 2 सदस्य जो थे एंग्लो इंडियन से, 2 सदस्य जो चुने जाते थे, 2 सदस्य चुने जाते थे कहाँ से गाइस? एंग्लो इंडियन से, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन से, ठीक है, एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय से चुने जाते थे। लेकिन ये जो 2 सदस्य चुने जाते थे इसे जो 4वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे हटा दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो चुने जाते थे तो इसे 104वां संविधान संशोधन के तहत आप नहीं चुने जाते, ठीक है ना। 104वां संविधान संशोधन के तहत 104वां संशोधन कौन सा संशोधन हुआ था? 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में, ठीक है ना। 2019 में जो है याद रखिएगा 2019 के बाद जो है हटा दिया गया, हटा दिया गया। यानी कि आप जो है एंग्लो इंडियन से नहीं चुने जाते, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे अनुच्छेद 331 के तहत वो अब नहीं चुने जाते, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे गाइज लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में गाइज बात करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। तो याद रखिएगा लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, पीपल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसे याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? इसे निचला सदन भी कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निचला सदन, निचला सदन कहा जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसे निचला सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है लोकसभा के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मैं रेड में लिख देती हूँ, वर्तमान वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि बीजेपी के ये है नेता है ओम बिरला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? पेरियार नदी, नर्मदा नदी, महानदी या फिर ताप्ती नदी? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी जो है ये आपका अरब सागर में नहीं गिरती है। पेरियार नदी, नर्मदा नदी और जो है ताप्ती नदी, ये नदी जो है याद रखिएगा ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, और अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है ये मैं आपको बता दी हूँ। अब यहाँ पे जो है महानदी, महानदी जो है ये नहीं ये अरब सागर में नहीं गिरती है। तो सबसे पहले महानदी की हम बात करेंगे कि इसका उद्गम कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो इसका महानदी का जो उद्गम होता है गाइस ये सिहावा पर्वत से होता है। सिहावा पर्वत आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, सिहावा, सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है, जो कि सिहावा पर्वत कहाँ है गाइस? छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि ये जो है महानदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा महानदी की लंबाई है वो है 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपके सिर्फ दो ही राज्य से, भारत के दो राज्य से बहती है। एक तो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, तो छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ बहते हुए ये कहाँ जाती है गाइस, ओडिशा, ओडिशा। और ओडिशा से बहते हुए ये जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा महानदी जो है ये कौन सी ओर से बहती है, ये पूर्व की ओर से बहती है, पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर से बहती है। तो पूर्व की ओर से बहने वाली नदी जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी वो कहाँ जाती है गाइस, याद रखिएगा वो जाती है आपका अरब सागर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है इसकी जो है इस पे कौन सा बांध बना हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध इसी नदी पे बना हुआ है, महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा महानदी को जो है छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद खाली होता है, यानी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पद पे रहता है, ठीक है ना। जब कार्य का टाइम आता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है, लेकिन जब यहाँ पे दोनों ही खाली हो जाए तो कौन संभालेगा इस कार्य को, जो है उस राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है ये ऐसा कभी हुआ है कि जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली था तो मतलब कि कोई भी जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो मतलब कि वो किए थे, तो हाँ ऐसा हुआ हुआ है। ये कब हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, तो 1969 में ये हुआ था, ठीक है। 1969 में हुआ था, ठीक है। ऐसा जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। 1969 में जो है अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे उस समय थे, राष्ट्रपति उस समय कौन थे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन थे जिस समय जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है जो कार्य कर ही रहे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी इस वजह से ये पोस्ट खाली था, ठीक है, यानी ये पद खाली था। और दूसरा जो है ये कौन था, दूसरा उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति 1969 में कौन थे, तो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वीवी, वीवी गिरी थे। और वीवी गिरी ने जो है उस समय क्या दे दिया था, वीवी गिरी ने उस समय इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो उस समय जो है पहले 1969 में हुआ था जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी ने जो उपराष्ट्रपति के पद पे थे वो इस्तीफा दे दिए थे, तो ये हो गया था पद खाली राष्ट्रपति का। तब जो है इसके बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है, कार्यवाहक यानी कि ये जो है कार्यवाहक, उसे हम क्या कहते हैं, उस पोस्ट पे जब जाते हैं जब दोनों का पद खाली होता है तो उसे हम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। तो उस समय जो है कौन बने थे, याद रखिएगा न्यायमूर्ति जो है, याद रखिएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है ना, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, ठीक है।
तो ये 1969 में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको ये चीज बताऊं कि जो अभी जो है वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश जो है अभी वर्तमान की, अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में 2025 में जो है ये कौन है अभी अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा ये जो है न्यायमूर्ति है भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई है, ठीक है, वर्तमान में न्यायमूर्ति। ठीक है, वर्तमान में न्यायमूर्ति है। और इनका जो कार्यकाल है भूषण रामकृष्ण गवई का जो कार्यकाल है, तो याद रखिएगा ये 2024 में नियुक्त हुए थे, ठीक है, 2024 में नियुक्त हुए थे। और ये जो है 2025 तक कार्य करेंगे, 2025 के नवंबर तक, 2025 के नवंबर तक। तो यानी कि 2025 में जिनका जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये एकदम करेंट का क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि अभी न्यायमूर्ति कौन है, क्योंकि ये नवंबर तक रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि योग यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल हुआ। तो योग जो है याद रखिएगा इसे कब शामिल किया गया यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो 2013 में, 2016 में, 2010 में या फिर 2023 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग को किया गया था 2016 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि 2016 में इसे किया गया था, तो 2016 में एक और को किया गया था योग के अलावा, जो एक और याद रखिएगा किसको, नवरोज को, ठीक है ना, नवरोज को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो 2013 में जो मणिपुर का संकीर्तन था गाइस उसे शामिल किया गया था। मणिपुर का मणिपुर का संकीर्तन जो था इसे शामिल किया गया था 2013 में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2010 में जो है छऊ नृत्य को, ठीक है, 2010 में जो है याद रखिएगा छऊ नृत्य को शामिल किया गया, जिसकी मैंने कल भी पढ़ाया था कि उसकी 3 शैलियां हैं। कल आप ग्रुप डी का देखेंगे तो उसमें मैंने आपको छऊ नृत्य का पूरा बताया था। इसके अलावा 2023 में जो है ये गरबा नृत्य को शामिल किया गया था, गरबा नृत्य को। और याद रखिएगा ये जो है गरबा नृत्य जो है ये आपका जो है इसे सबसे मतलब कि लेटेस्ट जो कह सकते हैं, यानी कि सबसे आखिरी, यानी कि सबसे अभी तक जो है लेटेस्ट लेटेस्ट शामिल किया गया था, ठीक है ना, यानी कि सबसे आखिरी 2023 में इसे शामिल किया गया। तो गरबा नृत्य आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा गरबा नृत्य जो है ये आपके गुजरात का है, ठीक है। और छौ नृत्य जो है ये आपके इसकी 3 शैलियां हैं, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल का है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि उस जैविक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो किसको करते हैं गाइस, भौतिक संश्लेषण, स्टार संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या फिर भौतिक रासायनिक रूपांतरण। तो गाइस याद रखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है जैविक रासायनिक प्रक्रिया को जो है याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो है क्या करते हैं, पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो गाइस याद रखिएगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पौधे जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इसमें उपयोग किसका करते हैं, तो इसमें उपयोग करते हैं जो है क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, ठीक है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये उपयोग करती है, ठीक है। इसके जो है इसके परिमाण स्वरूप क्या होता है, जब ये दोनों का उपयोग करती है तो किसका निर्माण होता है, निर्माण किसका होता है, तो निर्माण होता है कैसे, देखिएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि कुचालक अधातु आमतौर पर किस प्रकार के बंधन बनाते हैं। तो कुचालक अधातु जो है आयनिक बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, धात्विक बंधन बनाते हैं या फिर हाइड्रोजन बंधक बनाते हैं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंधक बनाते हैं, ठीक है। कुचालक धातु की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, कुचालक धातु में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कुचालकों में जो है याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इससे क्या होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इससे क्या होगा, विद्युत प्रवाह नहीं होता है, विद्युत प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा कुचालक का उपयोग जो है ये किसमें किया जाता है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कुचालक, कुचालक का उपयोग, तो याद रखिएगा कुचालक का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन में, इंसुलेशन, ठीक है। कुचालक का उपयोग इंसुलेशन में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा ये क्या करते हैं, ये मतलब जो पदार्थ होते हैं उसको सुरक्षा जो है सुरक्षा के लिए जो है ये जरूरी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुचालक का धातु आपके कौन कौन से हैं जो कुचालक का धातु है। तो कांच आपका जो है कुचालक का धातु, इससे विद्युत का प्रवाह तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कांच हो गया। इसके अलावा जो है आपका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया, प्लास्टिक के बाद जो है और आपका रबर हो गया। ये सबसे विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता, इसलिए ये कुचालक होता है, ठीक है ना। कागज हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि रेटिनॉल किस विटामिन से संबंधित है। तो रेटिनॉल विटामिन बी से, विटामिन ए से, विटामिन डी से या फिर विटामिन ई से। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का जो है रासायनिक, रासायनिक रासायनिक नाम क्या होता है गाइस, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी के रासायनिक नेम की अगर मैं बात करूं तो विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सी कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नेम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। और जो है विटामिन बी का रासायनिक नेम होता है थायमीन, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा गाइज, और आज का जो सेशन है ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।